20 की आज राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे बाबू। आज क्वेश्चन 20 की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन 20 की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सभी मेरे प्यारे प्यारे बालक झटपट क्वेश्चन 20 को देख लेंगे, झटपट क्वेश्चन 20 को देख लेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, फिर हम लिखते हैं उसका आंसर। एक्स और वाई पार्टनर है, फर्म डिसॉल्व हो चुकी है बाबू। फर्म क्या हो चुकी है? 12 जून को फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। सबसे खतरनाक बात है, कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। एक्स जो पार्टनर था उसने कुछ परचेजिंग कर ली फर्म के नाम से, परचेजिंग कर ली उन्हें फर्म के नाम से, जेड से। जेड को इस बारे में पता नहीं था कि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, क्योंकि नोटिस तो दिया ही नहीं। भाई जब तुमने नोटिस नहीं दिया तो कैसे पता लगेगा कि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है? तो नोटिस तो तुमने दिया ही नहीं, ठीक है। एक्स साथ साथ बड़े खतरनाक क्वेश्चन देखो, एक्स इंसॉल्वेंट भी हो गया। एक तो फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्म डिसॉल्व होने के बाद नोटिस नहीं दिया, और एक्स भी इंसॉल्वेंट हो गया। जेड ने वाई के ऊपर केस कर दिया, पैसा दे मेरा। तो क्या बताओ, अब एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी कहां चली गई? कोर्ट में चली गई। अब वाई अकेला पड़ गया बेचारा, तो हमें बताना है क्या वाई को पैसा लौटाना पड़ेगा या नहीं लौटाना पड़ेगा, वाई को पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। ये खतरनाक बात हमें लिखनी है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए, है ना, अब मैं लिखूंगा क्वेश्चन या सॉल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हो, 20, ठीक है ना। और हर बार की तरह प्रोविजन। अब डिसोल्यूशन पे पूछा गया है, तो बताओ सेक्शन कौन सा होगा? आज ही पढ़ा है तो आज तो गोल मत करो। डिसोल्यूशन सेक्शन 45, तो सेक्शन 45 से हमें आंसर देना है, ठीक है ना, राइट। कि डिसॉल्व तो होगी है फर्म, लेकिन सेक्शन 41, 42, 43, 44, 40 से लेके 44 तक में डिसोल्यूशन तो हो गया, लेकिन 45 क्या कहता है? 45 कहता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, यानी हमें जो आंसर देना है, अगर मैं आपको समझाऊं तो मैंने बताया भी था कि सर यहां से देना है आंसर, ये इससे देना है। तो आपको ये लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी, ये आपको भाई घोट के पीनी पड़ेगी, घोट के जी के पीएल घोट के पी लेनी पड़ेगी, कि पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल है अगर उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, और उस काम के लिए जो उन्होंने एक काम कर लिया है ना, डिसोल्यूशन से भी, इवन अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो। लेकिन प्रोवाइड दैट एस्टेट ऑफ द पार्टनर हु डाइज, अगर, फिर ये लिखना पड़ेगा ये वाली लाइन, जो पार्टनर अल्लाह को प्यारा हो लिया और जो इंसॉल्वेंट हो गया, जो पार्टनर अल्लाह को प्यारा हो लिया और जो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना। और ये पता नहीं है ग्राहक को, ठीक है, डीलिंग विद द फर्म ऑफ द पार्टनर और द पर्सन और द पार्टनर हु रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, और इसके बारे में जो फर्म से डील कर रहा है ग्राहक को पता नहीं है, राइट। उसकी प्रॉपर्टी या मरने वाला पार्टनर या इंसॉल्वेंट पार्टनर नॉट लायबल अंडर दिस एक्ट फॉर द एक्ट डन आफ्टर द डेट ऑन विच द सीज टू बी द पार्टनर, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी को लायबल नहीं किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को लायबल नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये बातें हमें लिखनी पड़ेंगी, ये बातें हमने लिखनी पड़ेगी कि वो जब पार्टनरशिप फर्म में नहीं है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को लायबल नहीं किया जाएगा। अब इस यही क्वेश्चन यहां पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट भी हो गया है और फर्म डिसॉल्व भी हो गई है। डिसोल्यूशन होने के बाद क्या ले लिया गया है? पैसा लिया गया। तो इसको कैसे लिखेंगे सर? साथ साथ लिखते जाएंगे मेरे साथ, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इतना लिखना पड़ेगा, इंडियन पार्टनरशिप 1932 ये लिखना पड़ेगा। नॉट
सॉरी एक साथ लिखेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग, क्योंकि पहला वर्ड ये था ना, यही लीगल वर्ड है बाबू, यही लीगल वर्ड है। नॉट विद स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन, इग्नोर करो डिसोल्यूशन की बात को, यानी नॉट विद स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनर्स आर कंटिन्यू टू बी लायबल, partners are continue to be liable to the third party for any act done by, कोई भी काम वो करते हैं डन बाय एनी ऑफ द पार्टनर, या अगर किसी ने भी कोई काम किया है थर्ड पार्टी के लिए या थर्ड पार्टी के साथ, जो किसका काम होगा, एनी डन बाय एनी ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी इन द नेम ऑफ फर्म, ऐसे लिख दो, इन द नेम ऑफ फर्म, राइट, until public notice, until public notice of dissolution, जो भी डिसोल्यूशन है ना काम किया है, तो until public notice of dissolution partners are continue to be liable। ये मैंने एग्जाम में अंडरलाइन कर दिया, ये मैंने एग्जाम में अंडरलाइन कर दिया है ना, ये लिख दिया। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप, इसके अलावा कुछ बातें हम लिख सकते हैं, आप चाहो तो कि भाई किस किस पार्टनर की एसेट्स क्या नहीं होगी, लायबल नहीं हो, किस किस पार्टनर के एसेट्स को लायबल नहीं किया जाएगा, जो डिसीज पार्टनर है उसके एसेट्स को लायबल नहीं किया जाएगा, या फिर इंसॉल्वेंट है उसके एसेट्स को लायबल नहीं किया जाएगा, राइट, और डोरमेंट पार्टनर के एसेट्स को लायबल नहीं किया जाएगा। तो ये चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पार्टनर हु एडजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, पार्टनर हु बिकम इंसॉल्वेंट, और पार्टनर हु बिकम डिसीज्ड, और द डोरमेंट पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर्स आर नॉट लायबल even if public notice not been given, अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया तो डोरमेंट पार्टनर और ये तीनों पार्टनर लायबल नहीं होंगे, राइट, ये मैंने है ना ये पूरी बात यहां पर लिख दी। अब इस केस में क्या कह रहा है, इस केस में क्या कह रहा है, अब इस यहां पे लिखना पड़ेगा हमें एनालिसिस, तो यहां पे क्या लिख देते हैं हम, एनालिसिस, और फिर क्या लिख देंगे, कंक्लूजन, ठीक है। इन द प्रेजेंट केस, इन प्रेजेंट केस एक्स एंड, पूरी कहानी लिख दो, क्वेश्चन से उतार दो, एक्स एंड वाई पार्टनर इन द फर्म, है ना, जो डिसॉल्व हो गई है बट पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ है, एक्स ने क्या किया, एक्स ने कुछ गुड्स परचेज कर दिए इन द नेम ऑफ फर्म जेड से, ठीक है ना, जिसको डिसोल्यूशन के बारे में पता ही नहीं था। एक्स क्या हो गया, फिर एक्स हो गया इंसॉल्वेंट, और फिर जेड ने केस कर दिया वाई के खिलाफ कि भैया तुझे पैसा देना पड़ेगा। यानी एनालिसिस में जो सारी बातें क्वेश्चन में लिखी हैं, क्वेश्चन से बिल्कुल वर्ड टू वर्ड क्या कर दें, क्वेश्चन से वर्ड टू वर्ड चिपका दें, क्वेश्चन से वर्ड टू वर्ड चिपका दें। फिर क्या लिखना है, एज पर द अफोरसेड प्रोविजन, एज पर अफोरसेड, अफोरसेड मतलब ऊपर दिए गए प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45। अब 45 का हवाला दे दो, क्या कह दो कि एक्स एंड वाई कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर या अगेंस्ट थर्ड पार्टी even after dissolution of the firm, even after
डिसोल्यूशन अंटिल पब्लिक नोटिस, अंटिल पब्लिक नोटिस कि अफोर्सेड प्रोविज़न के हिसाब से दोनों के दोनों लायबल हैं जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देते, जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देते। एज इन गिवन केस एक्स बिकम इंसॉल्वेंट, तो पब्लिक नोटिस ना भी दिया हो तो जो इंसॉल्वेंट है उसकी प्रॉपर्टी तो लायबल होगी ही नहीं, देयरफॉर एक्स बिकम इंसॉल्वेंट, देयरफॉर हिज प्रॉपर्टी, हिज शेयर नॉट लायबल। तो कंक्लूजन क्या लिख देंगे, कंक्लूजन क्या लिख देंगे फिर, तो आप कंक्लूजन लिख देंगे कि कौन जिम्मेदार होगा, वाई, देयरफॉर y will be liable to z। ये मैंने कंक्लूजन में लिख के बता दिया एक लाइन में कि क्वेश्चन के हिसाब से जो लिखा था y लायबल होगा z के लिए, y लायबल होगा z के लिए। इस तरह से आपको राइटिंग प्रैक्टिस, प्रोविज़न को पहले पढ़ना है, प्रोविज़न को फिर याद करना है और फिर इस तरीके से बढ़िया राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप इसमें फिर से देखेंगे तो जैसा आईसीएआई चाहता है हम वैसा ही लिख रहे हैं। हमने पहले प्रोविज़न पे पकड़ बनाई और प्रोविज़न को उम्मीद के साथ सेक्शन के साथ लिखने की कोशिश करी, फिर एनालिसिस में क्वेश्चन का पार्ट उतार कर प्रोविज़न से कंपेयर किया ये वर्ड लिखकर, एज पर अफोर्सेड प्रोविज़न ये वर्ड लिखकर। तो फिर हमने ये एनालिसिस कर दी और फिर हमने कंक्लूजन दे दिया इन वन लाइन, एक ही लाइन में मैंने कंक्लूजन दे दिया, एक ही लाइन में मैंने कंक्लूजन दे दिया। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी सर। हर रोज़ हर बार मैं किस तरीके से तुम्हें समझा रहा हूँ कि कैसे आंसर लिखा जाता है, कैसे आंसर लिखा जाता है और कैसे मुझे लिखना है, कैसे मुझे लिखना है। प्रोविज़न में 80%